सत्ता के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित चिंतक डॉक्टर उदित राज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको भी धन्यवाद। अन्ना के आंदोलन जन लोकपाल बिल के साथ आपने एक बिल पेश किया जो रामविलास पासवान जी ने संसद की स्थायी समिति को पेश किया, बहुजन लोकपाल बिल। इस बिल के क्या मायने हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिल के बहाने अन्ना के मूवमेंट को कमज़ोर किया जा रहा है? नहीं, जन लोकपाल बिल में कुछ बातें ऐसी हैं जिससे हम असहमति रखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि संसद के भीतर की कार्यवाही और न्यायपालिका और प्रधानमंत्री सब इस लोकपाल के नीचे आ जाए। फिर जनतंत्र क्या रह जाता है? 120 करोड़ लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका मायने ज़्यादा नहीं रह जाता। संविधान कहीं न कहीं नीचे आता है। जन इच्छा इस देश की है, उसका महत्व घटता है। एक व्यक्ति लोकपाल ऊपर बैठता है, क्या गारंटी है कि वो भ्रष्ट नहीं होगा? दूसरी बात यह है कि जन लोकपाल बिल में एनजीओ, मीडिया और उद्योगपति नहीं शामिल हैं। इस देश में उद्योगपति आज भ्रष्टाचार के मेन स्रोत हो गए हैं। उन्हीं के पैसे से राजनीति भी चल रही। काफ़ी दल, काफ़ी प्रत्याशी ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर आरोप लगाया कि बड़े भाई ने सरकार का 45,000 करोड़ रुपया लूटा है। विज्ञापन आए, महीनों विज्ञापन चल रहा। बड़े भाई का क्या नुकसान हुआ? आप जो दो भाइयों की कहानी बता रहे हैं वो अनिल अंबानी के बारे में और मुकेश अंबानी के बारे में बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब जन लोकपाल बिल में ये बातें क्यों नहीं शामिल हुई? तो हमने अपने बहुजन लोकपाल बिल में चीज़ें शामिल की है। बहुजन लोकपाल बिल सबसे पहले हमने 2 सितंबर को अभिषेक मनु सिंघवी जी जो अस्थाई समिति के चेयरमैन हैं उनको सौंपा। 3 तारीख को प्रधानमंत्री को सौंपा। उसके बाद में पासवान जी को भी हमने दिया था 5 तारीख को। लेकिन मुख्य बात है कि प्रधानमंत्री को दिया और इसके चेयरमैन को दिया। हमने कहा कि हमारी बातें भी सुनी जानी चाहिए। हमारी जो मुख्य मांग है बहुजन लोकपाल बिल में कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को भी भागीदारी देनी चाहिए शुरू से, जब लोकपाल का चयन हो तब से, और कमेटी बने तो उसमें भी होना चाहिए। आपकी बातों से लग रहा है कि आप उसको जन लोकपाल को ये मानते हैं कि ये संविधान से ऊपर की कोई चीज़ है भी। उसका काम केवल जांच करना है, न कि कोई सत्ता स्थापित। जांच करके किसी को हटाया जा सकता। संतोष हेगड़े ने जांच ही तो किया था जिसके वजह से येदियुरप्पा को हटना पड़ा। कहा जाए कुछ शब्दों में कि उनके निकम्मेपन का, उनकी जो भी है, उनके भ्रष्टाचार का, और उसके बाद वो संविधान की बाकी जो बॉडीज थी उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला कि आप इस्तीफा दें, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं, बात ठीक है। हेगड़े साहब ने नहीं हटाया। नहीं, बात ठीक है। हेगड़े साहब ने अच्छा काम किया। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत संभव है कि येदियुरप्पा को पकड़ लिया जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाए, तो इसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। 10% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के एम्प्लॉइज क्लास 1 में नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन सीबीसी और सीबीआई में जो भ्रष्टाचार के लंबित मामले हैं लगभग 50% इन्हीं वर्गों के। तो जो अधिकारी सीबीसी में और सीबीआई में बैठे हैं उनका दृष्टिकोण है, 10 कंप्लेंट जाती हैं, 10 शिकायत जाती हैं भ्रष्टाचार की, और वो पढ़ते हैं फिर ओपिनियन बिल्डअप करते हैं। तो ये इनके ऊपर है कि ये सीरियस है, सीरियस को नॉन सीरियस बनाया जा सकता है। कहने का मतलब कि किसी को जेल भेजेंगे और किसी को छोड़ेंगे। तो इतना भारी जो डिस्क्रेशन दिया जा रहा है उससे खतरा है देश को। भ्रष्टाचार के मामलों में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आप यही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और एक बात मैं ये और कह रहा हूँ, पता नहीं लोग सोच नहीं पा रहे हैं इस देश के। अभी ये मीडिया ने इस तरह से लोगों को की सोच बदल दी है, या सोच को मतलब ऊपर इतना हमला है कि मुझे बरबस यह कहना पड़ रहा है कि मीडिया का दर्पण समाज, जो मीडिया का है वही समाज सोच रहा है।
कहते हैं ना पहले साहित्य समाज का दर्पण है, तो अब तो मीडिया का दर्पण है समाज। ये हालत इस तरह की स्थिति है। वरना लोकपाल क्या गारंटी है कि ईमानदारी से काम करेगा? क्या वो फरिश्ता होगा, स्वर्ग से आएगा? जो 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख लोगों के द्वारा चुन करके जा रहे प्रतिनिधि, चाहे एमएलए एमपी, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ज़्यादातर लिप्त हैं। और फिर अंकुश लगा हुआ कि दोबारा जब चुनाव में जाओगे तो जनता के बीच जाना है। इतने बड़े अंकुश के बाद भ्रष्ट हो रहे हैं। लोकपाल के ऊपर क्या अंकुश है यहाँ इस देश में? देखिए, ये राजनीतिक समाधान नहीं, इसका सामाजिक समाधान। भ्रष्टाचार की लड़ाई का समाधान राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, सोशल रेवोल्यूशन से होगा, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से होने वाला नहीं। सामाजिक बन जाने दीजिए लोकपाल कमेटी, 2 साल 3 साल के बाद में ये देश मेरी बात को याद रखेगा। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है भ्रष्टाचार बढ़ भी जाए। तो जो हीरो वर्शिप है इस देश में कि अन्ना अकेले ईमानदार है, ठीक है, अन्ना ईमानदार, बाकी जो फॉलोअर्स हैं बेईमान हैं, इस देश में ये हीरो वर्शिप है। तो लोकपाल जो आएगा वो हम ही लोगों के बीच से होगा, इंसान ही होगा। जिनके ऊपर अंकुश है वो तो भ्रष्ट हो ही रहे, उसके ऊपर क्या अंकुश होगा? बहुत ज़्यादा अंकुश तो मैं नहीं देखता हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ। मीडिया बता रहे हैं आप कि वो किसी और चीज़ों से प्रेरित होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मुद्दा जो है, जिस चीज़ की बात कर रहे हैं आप, जन लोकपाल बिल की और बहुजन लोकपाल बिल की, उसमें तो आप ये मान ही लेंगे कि आम आदमी, ये सामाजिक समस्या होती तो करोड़ों लोग जो भले से कई बार घूस दिए होंगे या लिए होंगे, वो भी सड़क पे थे। वो चाहते थे कि नहीं, ऐसी चीज़ें बंद हों। यानी आप ये मानते हैं कि आम आदमी ऊब चुका है, नहीं चाहता बेईमानी करना, लेकिन व्यवस्था थी जिसके कारण वो कर रहा है, करवाया जा रहा है। वही व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो आदमी नहीं, आगे मैं है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भ्रष्ट आदमी भी अपने नीचे ईमानदार स्टाफ रखना चाहता है। महाभ्रष्ट आदमी अपने कैबिनेट में, अपने आगे पीछे, पीए, इर्द गिर्द में ईमानदार चाहता है। ये जो रामलीला मैदान में जुटे हुए थे, भावना तो इनकी थी कि भ्रष्टाचार मिट जाए। मैं भावना जहाँ तक है वो गलत नहीं थी, सपोर्ट में गए थे। लेकिन यही लोग अगर रामलीला मैदान से कार उठा करके आईटीओ तक जाए, वो आईटीओ में पकड़ ले, कोई सिपाही पकड़ ले और कांस्टेबल पकड़ ले कि 500 का जो 500 लगेगा तुम्हारा, तो बात होते होते 100 रुपये पर अगर पट जाए तो 100 रुपया दे करके 400 रुपया बचा लेगा। तो 400 रुपये का तो भ्रष्टाचार वो कर गया, 100 रुपये का भ्रष्टाचार कांस्टेबल कर गया। मैंने क्या कहा, हीरो वर्शिप है। कोई इस देश में पैदा होगा तो उद्धार हो जाएगा, कुछ नहीं ऐसा होता। गांधी पैदा हो गए, कोई भी पैदा हो गया, आज एक नहीं 1000 अन्ना हजारे पैदा हो जाए, कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। शायद यही मानसिकता है हिंदुस्तान की, जिसके कारण आप अपने आप को दलित विचारक चिंतक के तौर पे तो स्थापित कर ले गए हैं, लेकिन यूपी में नेता के तौर पे स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। उनको लगता है बहन मायावती जी जैसे हैं वैसे आप भी रहेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा फर्क किसी में नहीं आएगा। मैं मेरे सवाल से हट कर के आप प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अकेले अन्ना जी की ईमानदारी से क्या देश ईमानदार हो सकता? मैं इस देश की जनता से कहता हूँ कि आप भी ईमानदार हो। हीरो वर्शिप वाला, ये दोहरा कर चरित्र वाला, इसका उसका संबंध नहीं यूपी वाले से। एक्चुअल सबको ऑनेस्ट होना है कि एक हमारा हीरो पैदा हो गया, अनशन कर रहा है, अब देश में भ्रष्टाचार मिट जाएगा। तो मिटा। गांधी जी की 3 मुख्य बातें थी। ट्रस्टीशिप, संपत्ति ट्रस्टीशिप में आई। मूल बात कौन गांधी जी की मानी गई इस देश में, मुझे बता दे। और उन्होंने कहा कि जो केंद्रीकरण है सत्ता का, या नहीं होना चाहिए, गांव का विलेज होना चाहिए। विकेंद्रीकरण की बात किया उन्होंने। विकेंद्र माना गया कुछ गांव तो, के स्तर पे सत्ता हुआ, प्रधान लेकिन अभी लोग रट लगाए हुए हैं गांधी। अरे गांधी जी के विचार कितने लागू हो रहे हैं? वही अन्ना जी की बात कर रहे हैं। अन्ना जी के लड़ाई का ही समर्थन ने विकेंद्रीकरण की बात की थी, वो लागू हुआ नहीं लागू हुआ। ग्राम प्रधान सारा केंद्रीकरण सत्ता यही है, तो लागू हुआ तो क्यों गरीबी है, क्यों तकलीफ है, क्यों परेशानी, क्यों पार्लियामेंट के खिलाफ हल्ला हो रहा है? जब सत्ता वहाँ है तो पार्लियामेंट के खिलाफ क्यों लड़ाई हो रही है? फिर विधानसभा के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों लोग खड़े हुए हैं?
ये चोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, बिजली पानी नहीं दे रहे हैं। तो मांग तो सब तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से रहे हैं। गांव में तो गांव के ग्राम प्रधान से लिया जाता है, देश की जनता गांव की प्रधान सरकार भी यहीं से लेता है, से लेता यहीं से है। यहीं से लेता। अभी कुछ नहीं हुआ है, जी वहाँ लूट खसोट हुआ है। पंचायत राज से गांव प्रधान से वहाँ लूट खसोट है। हर गांव में जहाँ चुनाव होता है, ये सच्चाई तो ना इस देश की मीडिया बोलती है ना आदमी बोलता है। शहर में रह के, मैं गांव का हूँ, मैं जानता हूँ। और भले एक बात है कि मतलब है कि शायद इतना मौका कम लोगों को मिला होगा। यूएन में भी 2 बार बोल चुका हूँ, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी बात रखता हूँ, यूएस कांग्रेस कमेटी से भी चर्चा बात होती रहती है, लिखता पढ़ता भी हूँ। गांव से लेकर के वहाँ तक का एक्सपोजर है मुझे। दोहरा चरित्र वाला मैं नहीं हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, सही बोलता हूँ। यहाँ सब दोहरा चरित्र के लोग, गांव गांव गांव। तो जाके गांव रहे ना, ये जो दिल्ली में बहुत लोग उछलते हैं कि गांव की बात ही क्या है, तो शहर में क्यों पड़े हुए? जाओ वहाँ गांव के रहो, तो पता लगेगा एक दिन। गांव में जब प्रधान का चुनाव होता है तो आप जानते हैं 2-2 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख तक रुपया खर्च होता है। पूरी खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं। इस देश में मानसिक रूप से जितना भ्रष्टाचार है, या तो समझ की गलती है, समझ नहीं है लोगों में, या तो मानसिक रूप से भारी बेईमानी। और बिना बौद्धिक भ्रष्टाचार के मिटाए आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। यहीं आप भी हैं, यहीं हम भी हैं। 4 साल 5 साल के बाद देखना, लोकपाल कमेटी बनने देना, अब देखता हूं कि कितना भ्रष्टाचार मिट जाता। सोशल रिवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, नॉट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। मुझे लगता है अन्ना का आंदोलन सोशल रेवोल्यूशन ही था। सोशल रिवोल्यूशन है तो आज दिखाएगा, तो फिर लड़ाई क्यों लड़ रहे? उसके असर की फिर बात, लड़ाई पार्लियामेंट से क्यों लड़ रहे हैं? सोशल रिवोल्यूशन है तो करप्शन तो दूर, पार्लियामेंट से, ब्यूरोक्रेसी से करना चाहते हैं। न पार्लियामेंट से झगड़ा नहीं था, नहीं नहीं न नहीं, पार्लियामेंट से बिल्कुल झगड़ा। है। संदीप अरे दीक्षित सांसद, संदीप दीक्षित उनके पक्ष में आए, अन्ना हजारे के पक्ष में, तमाम तरह के सांसद अन्ना हजारे के पक्ष में आए। लोगों ने माना कि सामाजिक स्तर पे उठना चाहिए, ये समाज के हित की बात ये है। बहुत सतही सोच है। उनकी पूरी लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ, या सरकारी तंत्र में 2 जो अंग हैं उसके खिलाफ। जन लोकपाल बिल का मंशा ही वही बनने जा रहा है। कोई सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, इसका 1% नहीं लेना देना, 1% भी नहीं लेना। ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार दूर हो जाए, राजनीति में, बस। तो ये सोशल मतलब, सोशल होता तो सरकार के खिलाफ थोड़ी बोलते, अपने लोगों को अपील कर दें कि न घूस लेंगे न देंगे, सोशल वो होता। तो ये भ्रष्टाचार इस देश में अगर कभी भी मिटेगा तो सोशल रिवोल्यूशन के माध्यम से मिटेगा। शिक्षक है, टीचर है, ईमानदार बना हुआ है, उसे शिक्षक को ट्रेन करके पुलिस के विभाग में भेज दीजिए, सारे बेईमान हो जाएंगे। और पुलिस वाले को शिक्षा के क्षेत्र में भेज दीजिए, वो सारे बेईमान हो माने जाएंगे। मौका जब मिलता है, मौका मिलने के बाद में जब इस देश का आदमी भ्रष्ट नहीं होता, तब ईमानदार मानना चाहिए। जब तक मौका न मिले तब तक ईमानदार आदमी है। लोकपाल के कमेटी के मेंबर और लोकपाल, अभी तो देखा जाएगा ना, जब मौका उसको मिलेगा मुख्यमंत्रियों को हिलाने के लिए और बड़े बड़े अधिकारियों को हिलाने के लिए, जब उनके खिलाफ जांच होगी तब तो पता लगेगा कौन ईमानदार है, बेईमान है। अभी मौका ही नहीं मिला। उदित राज जी निराशावादी मानसिकता से लग रहा है कि ये बातें बोल रहे हैं। हमारी गर्मा गर्म बहस जारी है, चलती रही मैजिक टीवी के संग।